आपसे उनके स्टॉक पे रणनीति लेंगे हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ मुथूट माइक्रोफिन का मैनेजमेंट जुड़ गया है, जो मुथूट अपाचन ग्रुप की माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। और मुथूट माइक्रोफिन भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई एनबीएफसी एमएफआई में से एक है और कंपनी का फोकस भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर महिला उद्यमियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े समूहों को माइक्रो लोन देने पर है। अगर एयूएम की हम बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सेक्टर और ग्रोथ आउटलुक के साथ साथ हम लीडरशिप में बदलाव समेत कई दूसरे पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद जुड़ गए हैं। सदफ, आपका एक बार फिर से स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और हम जानते हैं साइलेंट पीरियड है, लेकिन दूसरी तिमाही में कंपनी ने कहा था कि तीसरी तिमाही बेहतर रहने वाली है Q2 के मुकाबले अगर देखा जाए। लेकिन क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो एक बुरा पीरियड था पूरे एमएफआई के लिए, वो पेन जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आने वाली तिमाहियों में ये जो पेन है आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा? नमस्कार, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जैसे हमने बोला था, Q2 में परफॉर्मेंस के बाद Q3 में हमने देखा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा बेहतर हुआ है। नवंबर का महीना अक्टूबर से बेहतर था और दिसंबर का महीना नवंबर से बेहतर था कलेक्शन एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे हिसाब से ये Q3 रहेगा जो पीक रहेगा डिलिंक्वेंसी का, क्योंकि जो Q1 में और Q2 में इम्पैक्ट हुआ था पोर्टफोलियो, वो फ्लो करके Q3 में एनपीए तक पहुंचेगा। बट इसके बाद आगे जाके एनपीए फ्लो बढ़ेगा नहीं, इसके बाद एनपीए घटेगा। और वही हम विटनेस कर रहे हैं, जो पीक है वो अचीव हो गया है। इसके ऊपर फ्लो, जो फ्रेश फ्लो है वो रुक गया है 0+ में। और हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी ओवरऑल इम्प्रूव होती नजर आ रही है। डिसबर्समेंट के मामले में डेफिनेटली हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि नई गार्ड रेल एमफिन ने लगाई थी अगस्त से, जिसके कारण Q3 में इम्पैक्ट आया है। गार्ड रेल फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गई हैं, तो उसके कारण थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है। हमने भी थोड़ा डिसबर्समेंट को स्लो करा था, ये देखते हुए कि वातावरण जो है और जो भी पोर्टफोलियो में दिक्कतें दिख रही थी ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, उसके होते हुए हमने थोड़ा स्लो डाउन करा था। बट हमारे हिसाब से पोर्टफोलियो जो है वो आगे चल के इम्प्रूव होगा। जो भी पीक है वो अचीव हो गया है, और हमारा जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रहेगा गाइडेंस के अनुसार ही रहेगा, गाइडेंस से बाहर नहीं रहेगा। सदफ, यहाँ पर गाइडेंस जो है Q2 में रिड्यूस किया गया था, लेकिन क्या आने वाले तिमाहियों में भी हम इसमें कट्स होता हुआ देखेंगे, या आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो आपने गाइडेंस दिया था उसे अचीव कर लिया जाएगा आपके पास? नहीं, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है और कंफर्टेबल है अपने गाइडेंस पे। हमने 10 से 12% ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। हम डेफिनेटली 10 से 12% ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। हमने एक थोड़ा सा चेंज हमारा स्ट्रैटेजी में और भी आया है। हमने सिक्योर्ड लोन की तरफ फोकस करा है। हमारे काफ़ी कस्टमर हैं जो पिछले 7-8 साल 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि 5th साइकिल या 6th साइकिल में हमारे साथ लोन ले रहे हैं। हमने उनका पिछले 5 सालों में 7 सालों में हेल्प करा है एसेट बनाने में। कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ एसेट क्रिएट करा है अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, और उस एसेट के बदले में अब वो लोन लेने की क्षमता रखते हैं। और हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है जो कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तरह से एक प्रोडक्ट है, वो जहाँ पे वो कोलैटरल रख के लोन ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगले 1 साल में हम 700 से 800 करोड़ का इसका पोर्टफोलियो भी बना पाएंगे। तो डेफिनेटली वो भी हमें ग्रोथ में हेल्प करेगा। सो ग्रोथ की तरफ से हमें कोई ऐसी चिंता नहीं है। अभी फिलहाल फोकस पोर्टफोलियो क्वालिटी मेंटेन करने का है, जो कि मुथूट अच्छी से तरह से कर पा रहा है। हमारे आशा है कि हमारा पीक डिलिंक्वेंसी बस दिसंबर तक रहेगा, उसके बाद रिडक्शन रहेगा। और पीक भी बहुत इंडस्ट्री की डिलिंक्वेंसी से काफ़ी नीचे रहेगा।
हम्म। चलिए यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट कट्स की बात करें और अगर हम पूरे 2024 की बात करें तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ होगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगी 2025 से, क्योंकि यहाँ पे 25 बीपीएस आपने अपने इनकम जनरेटिंग लोन से कम किए, 125 बीपीएस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लोन्स जो कि दिसंबर में हमने होते हुए देखे हैं। अब ओवरऑल ट्रैजेक्टरी आपको यहाँ से कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है और निम्स पे इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हमने अपनी नीति के अनुसार, हमारी बोर्ड अप्रूव नीति है जिसमें कि हमने ये डिसाइड करा है कि कोई भी हमें कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी रहेगा, कोई भी हमें बेनिफिट मिलेगा कम दर पे बोरोइंग करने का, तो वो हम अपने कस्टमर के साथ शेयर करेंगे। सो पिछले दिनों में हमने अपना बोरोइंग रेट 10.34 तक पहुंचा दिया है, जो कि करीब 12% होता था एक साल पहले। हमने उसमें से कुछ दर अपने बोरोवर के साथ शेयर करा है। हमारे जो ग्राहक है उसमें 115 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन हमने करा है पिछले कैलेंडर ईयर में, जिसमें जनवरी में हमने 55 बिप्स कम करा था। उसके बाद जुलाई में हमने एक और 35 बिप्स कम करा था, और रिसेंटली नवंबर में हमने 25 बेसिस पॉइंट अपना ऋण कम करा है। और आगे चल के भी हम ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाते रहेंगे। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ फंड कम होता होगा तो हम उसमें कुछ शेयर अपने कस्टमर के साथ भी करेंगे। आज के दिन में हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हम 12.75 से 13% तक का अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन करेंगे, और वो हम आराम से मेंटेन करते आ रहे हैं और आगे चल के भी करते रहेंगे। और इसमें जो भी हमें ऊपर मार्जिन आएगा वो हम अपने कस्टमर के साथ शेयर करेंगे। एनपीएस की अगर हम बात करें सदफ, तो यहाँ पे लगभग आंकड़ा 3% के नीचे रहा है, लेकिन ज़रा सा इंक्रीज हमने Q2 में होता हुआ देखा है। लेकिन अब ये जो पूरा स्ट्रेस है माइक्रो फाइनेंस पर, क्या इसकी वजह से एनपीए और उसकी प्रोविजनिंग में किसी भी तरह का इजाफा हम होता हुआ देखेंगे क्या? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, जो पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट हुआ था, वो रोल फॉरवर्ड करके थोड़ा सा Q3 में एनपीए की तरफ जाएगा। तो वो इम्पैक्ट तो दिखेगा, बट फिर भी हमारा एनपीए इंडस्ट्री के एनपीए से काफ़ी कम रहेगा। मैं अभी एक नंबर नहीं देना चाहता, बट अगर आप देखें तो वो काफ़ी कम रहेगा, तो हमारे पास नंबर जो है। और क्रेडिट कॉस्ट, हमारा गाइडेंस ऑलमोस्ट वही है जो हमने दिया था। टेम्पररी पीरियड के लिए Q3 के लिए क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए जो क्रेडिट कॉस्ट रहेगा वो उतना ही रहेगा जो हमने गाइडेंस दिया है। अराउंड 3.75 to 3.25 का हमने गाइडेंस दिया था, तो वो उतना ही रहना चाहिए। साथ ही बोर्ड रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि थॉमस जॉनसन मुथूट ने यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से रिज़ाइन किया है। अब बताइए आगे किस तरह से, क्या फोर्थ जनरेशन टेक ओवर करती हुई पूरे मुथूट ग्रुप को दिखाई दे रही है? किस तरह से योजना बनाई जा रही है पूरे एग्जीक्यूशन की? नहीं, देखिए, मुथूट माइक्रोफिन का बोर्ड काफ़ी प्रोफेशनल बोर्ड है। हमारे पास 5 इन्वेस्टी डायरेक्टर हैं और 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी काफ़ी स्टैचर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जैसे मिस्टर टीएस विजयन, जो एक्स आईआरडीए चेयरमैन है, एक्स एलआईसी चेयरमैन है। मिस्टर आलोक प्रसाद, जो कि एक्स आईआरबी या एक्स एनएचबी के में काम कर चुके हैं, पहले एमफिन के सीईओ भी रह चुके हैं। मिसेस भामा कृष्णमूर्ति हैं, जो कि अर्लियर चेयरमैन ऑफ कैथलिक सीरियन बैंक रह चुकी हैं। और मिस पुष्पी मुर्गन है। ऐसे ही बड़े दिग्गज लोग हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। जो अभी हमने चेंज लाया है वो दो दो कारण की वजह से लाया है। एक तो जो आपने सही कहा कि एक सक्सेशन प्लानिंग है, जिसमें एक फोर्थ जनरेशन एक बिजनेस में एंटर कर रही है। वो पहले भी बिजनेस में इन्वॉल्व रही है। मिस्टर थॉमस मतूट जॉन हमारे साथ बोर्ड पे थे, कंपनी के लिस्ट होने से पहले 4 साल वो बोर्ड पे थे। और क्योंकि कंपनी में एक एलओडीआर रिक्वायरमेंट के लिए एक मिक्स 50-50 का चाहिए होता है, डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट और इन्वेस्टी डायरेक्टर्स का, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन करा था। अब उन्होंने वापस ज्वाइन करा है बोर्ड,
और वो काफ़ी सक्षम लीडर हैं। उनके एक्सपर्टीज़ हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो वो हमें टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी और कैसे टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया जा सकता है और कस्टमर को सेटिस्फाई कर उसमें काफ़ी गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए उनका इंडक्शन करा गया है बोर्ड में। मिस्टर थॉमस जॉन मथुत ने स्टेप डाउन इसलिए करा है क्योंकि आजकल एक आरबीआई की रेगुलेशन के तहत एक केएमपी एक कंपनी दो कंपनी में नहीं रह सकता, एक ही कंपनी में केएमपी रह सकते हैं। तो मिस्टर थॉमस मथुत जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे पहले कंपनी के, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन देख के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। और मिस्टर थॉमस जॉन मथुत तो उन्होंने बोर्ड से स्टेप डाउन करा है, जिनकी जगह मिस्टर थॉमस मथुत जॉन उनके सुपुत्र को दिया गया है। और राइट सदाफ, बहुत सवाल आपसे पूछे, धन्यवाद, आपने इत्मीनान से जवाब दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनके मैनेजमेंट से हमने बातचीत की है और मानस जायसवाल हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बातचीत सुनी है कंपनी की और अब बताएंगे सही रणनीति और स्ट्रैटेजी दर्शकों के लिए। बताइए मानस, क्या कुछ आपने भापा कॉमेंट्री सुनकर, क्या कुछ इनिशिएट किया जा सकता है? देखिए, हम टेक्निकली बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक लगता है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। जब भी हमने रिकवरी देखी तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिक नहीं पाया। अब देखिए, पॉइंट ये है कि या तो ये 190 के ऊपर निकल जाए तब तो आप खरीदारी कर सकते हैं, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर नीचे की तरफ इस बार ये 172 के नीचे फिसला तो आपको कम से कम 162 160 तक के भाव भी दिखा सकता है। तो अभी तक का स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी करने का स्तर 190 रुपए के ऊपर ही रहेगा। इसी के साथ समय भी समाप्त होता है। मानस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन किया अक्रॉस मार्केट स्ट्रैटेजी। धन्यवाद आपका।